हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लेक्चर नंबर 3। और आज है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3। मेरा नाम है आकाश और मैं मैथ्स की सीरीज़ कवर कर रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर लेक्चर नंबर 3। और कुछ नई चीज़ शुरू करने से पहले थोड़ा सा पुराने की तरफ जाते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में जो लास्ट चीज़ हमने कवर की थी, हमने एनपीआर का एक फार्मूला फाइंड किया था। इसको रिवाइंड करते हैं चीज़ों को। एनपीआर का उसकी जो वैल्यू आई थी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये वैल्यूज़ हमारी निकल के आई थी। हमने ये वैल्यू कब निकाली थी? जब हमारे पास गिवन n ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से हमें किसी भी r ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम अगर हम लेते हैं एट ए टाइम, सो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, उनके ऑर्डर कितने बन सकते हैं पॉसिबल, उनको निकालने का फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल है। इस पर एक छोटी सी चीज़ मैं और बताऊं। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई भी उसमें से कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास अगर हम इन नंबर्स को देखें तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं। लेकिन हम ये करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि हम इनमें से कोई भी नंबर को सेलेक्ट नहीं करते हैं। r इज इक्वल टू 0, फिर कितनी होगी ये NPR की वैल्यू, यानी फिर कितने अरेंजमेंट बनेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले पे रखें इस चीज़ों को तो हमें पता चलेगा कि फैक्टोरियल n यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। इस 1 का क्या मतलब हुआ? इस 1 का ये मतलब हुआ कि हमारी एक अरेंजमेंट होगी। लेकिन ये कैसा फंडा हुआ? आखिर जब हमने सेलेक्ट किया ही नहीं कोई वैल्यू, कोई आर ऑब्जेक्ट्स लिए ही नहीं, फिर ये 1 कहाँ से आया? फिर वो कैसी है अरेंजमेंट? सो फ्रेंड्स, वो अरेंजमेंट कुछ नहीं, ये 1 2 3 4 जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है, ये खुद भी तो अपने में एक अरेंजमेंट है। ये कहीं ना कहीं हम इसमें से कुछ नहीं ले रहे हैं तो भी तो आखिर इनमें एक अरेंजमेंट तो फॉलो है। 1 2 3 4 इनका एक तो ऑर्डर है। सो इसका मतलब यही है, हम लॉजिकली भी देखेंगे, अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं उठाते हैं तो भी एक अरेंज वे में रखे हुए हैं, यानी एक 1 नंबर यानी पहला अरेंजमेंट तो उसमें है ही। सो इसलिए हम उसको क्वेश्चन के हिसाब से भी लगाएं तो भी हमारे पास 1 अरेंजमेंट यानी 1 परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन 1 निकल के आती है। सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, इसको थोड़ा सा कवर किया गया क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है लोगों में कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए नहीं लेते हैं, सो फिर क्या होगा। सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और आज हम चलते हैं कि अपने केस सेकंड पे। हमने केस फर्स्ट पिछले टॉपिक में कवर किया था। ये केस सेकंड भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें चेंजिंग जो होगी, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, यानी दे आर नॉट सेम, ऑल n ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। सो उसमें हम पहला कंडीशन हमने ये पढ़ा था कि अगर हम और ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये फर्स्ट केस की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी ये केस सेकंड नहीं है। अगर हम उसमें से आर ऑब्जेक्ट लेते थे, सो हमारी जो कंडीशन होती थी वो NPR होती थी, उसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर होता था, का फैक्टोरियल होता था। इसमें क्या होता था कि हम रिपीटेशन अलाउ नहीं करते थे। मतलब अगर एक बार एक नंबर हमने उसमें एंट्री कर दी, उसके बाद फिर उस नंबर को रिपीट नहीं। कैसे मान लेते हैं कि हमारा एक अरेंजमेंट बनता है, उसमें से 1 2 3 अगर एक अरेंजमेंट हमारी बनी, अगर आर ऑब्जेक्ट्स को हमने लिया हुआ एट टाइम और हमारी एक अरेंजमेंट अगर 1 2 3 बनी है, तो हम इस पर रिपीट करके 1 1 3 नहीं लिख सकते, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। किसी नंबर को हम 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। सो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला लगा था वो NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमारी कंडीशन निकल के आई थी। लेकिन आज का जो हमारा जो केस सेकंड है, उसमें क्या हो जा रही है, उसमें जो कंडीशन बदल रही है, उसमें कंडीशन ये बदल रही है कि हमने रिपीटेशन को अलाउ कर दिया है, यानी रिपीटेशन इज अलाउड, यानी नंबर जो है वो रिपीट कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, इसमें जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है NPR का, तब अगर हम रिपीटेशन अलाउ कर देते हैं, सो हमारे कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। NPR इज इक्वल टू n के पावर r। ये हमारा केस सेकंड का फॉर्मूला है ऑफ केस सेकंड। ऐसी कंडीशन जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ हो, सो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो NPR इज इक्वल टू n के पावर r निकल के आएगा।
सो एक एग्जांपल हमने क्वेश्चन के तरीके से लेकर रखा है, उसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 एंड 4 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। सो हमारे पास जो n की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 है। यहाँ पे जो हमने रिपीटिशन अलाउ की, हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि वो रिपीटिशन कहीं n में नहीं होता, यानी n के जो नंबर है वो नहीं रिपीट करते हैं। n इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट, वो नहीं सेम होते हैं, बल्कि जो हम r लेते हैं, मतलब जो हम r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनमें कहीं वैल्यू वो रिपीट हो या ना हो, वो कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो कंडीशन यहाँ पे लगने वाली रिपीटिशन अलाउ है, यानी वो r की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हम यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर r में एक सीक्वेंस हमारा बन रहा है 1 2 3, सो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बार 1 हमने यहाँ पे एक प्लेस में भरा है, सो अनदर प्लेस पे फिर वो 1 रिपीट होके नहीं आ सकता। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हाउ में, इसके हिसाब से तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई, वो निकल के आई कि r की जो वैल्यू वो 3 है, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने हैं। और हमारे पास गिवन कितने डिजिट्स हैं, यानी n कितने हैं, वो 4 हैं। ये आपको समझ में आ रहा है। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से रख देना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। सो NPR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4p3 इज इक्वल टू 4 के पावर 3, और जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो 64 आ जाएगा। सो ये हमारा सिंपल सा केस था, ऐसा केस था जहाँ रिपीटिशन अलाउ हो, वहाँ NPR इज इक्वल टू n के पावर r लग जाती है। सो आगे अपने नेक्स्ट केस पे बढ़े, उससे पहले कि क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे, जो आप इन क्वेश्चन को आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, NPR और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। लेकिन इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कैसे, क्यों हम पर जो नॉर्मल एग्जांपल, जैसे नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला उसको लगाने से यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा फर्क आ जाएगा। किस तरह से आएगा उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर विच इज इवन नंबर में फॉर्म करना है, आर फॉर्म बाय द डिजिट्स 0 1 2 3 4, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। सो हमें करना क्या है, सिंपली 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। हमें r इज इक्वल टू 3 लेना है। हमारे पास गिवन जो डिजिट्स हैं वो 0 1 2 3 एंड 4 है। हमारे पास 5 गिवन डिजिट्स हैं। अब हमें इनसे 3 डिजिट्स के इवन नंबर बनाने हैं। अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमें पता है कि r इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 4 है। हम NPR लगा के 4p3 लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो बातें फंस रही हैं, यहाँ पे बात इस तरीके से फंस रही है कि कोई इवन नंबर जो हमारे होते हैं उनके लास्ट में 2 4, अगर 2 4 6 या फिर कुछ भी सो ऑन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, वही अगर लास्ट में रहते हैं, सो हमारा ये नंबर जो बनता है वो इवन बनता है। लेकिन यहाँ पे चलिए ठीक है 0 भी हो, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमारी बैठ रही है, अगर इस 0 को कहीं हम आगे फिल हो गया, मान लेते हैं हम फॉर्मूले के हिसाब से फिल करें, ठीक है, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस होते, हमें 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने थे, 4p3 हम लगाते, चलिए ठीक है हमने 4p3 लगाया, सारे अरेंजमेंट निकाल दिए। लेकिन उन 4p3 उन अरेंजमेंट में से कई अरेंजमेंट ऐसे भी तो होंगे कि उसमें से कहीं ना कहीं 0 पहले लग जाएगा। 0 कहीं ना कहीं पहले भी आ सकता है अगर हम डायरेक्ट फार्मूले से लगा दिए, क्योंकि अरेंजमेंट तो हमें सारे नंबर्स का करना है। इसमें कोई ये कंपलसरी आपने कंडीशन तो दिखाई नहीं कि हमने 0 आगे नहीं लगाएंगे। अगर आप अरेंजमेंट निकालेंगे तो आपको सारे नंबर्स को लिखना पड़ेगा। सो ऐसी कंडीशन में अगर 0 हम आगे लगा दी तो वो नंबर 3 डिजिट्स का रहा नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी ये रही कि अगर हमने 4p3 लगाया, सो हमारी ये भी कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे लास्ट में 4 या फिर 2 ही हो, ये भी कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट, देयर आर डिफरेंट वे टू फिल अप। सो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 2 4 हो। सो यहाँ पे 4p3 का फॉर्मूला नहीं लग सकता है। मैंने आपको दोनों केसेस बताए, अगर कहीं शुरुआत में 0 लग गए तो भी नहीं लगने वाला, अगर लास्ट में 2 4 नहीं आया तो भी नहीं लगने वाला। सो अब हमें इस तरीके से बॉक्सेस को फिलअप करना होगा कि हमारी जो कंडीशन हो फुलफिल हो। सो फुलफिल कैसे होगी, हम अब इसको कई केसेस में डिवाइड करेंगे। केसेस कैसे डिवाइड करेंगे, हम ये करेंगे कुछ वैल्यूज़ को फिक्स करेंगे। जैसे हम ऐसा वेस करेंगे कि 3 केस यहाँ पे निकलेगा। पहला केस जो निकलेगा कि एक बार हम इस 4 को यहाँ फिक्स कर लेते हैं, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को बदलेंगे, यहाँ पे इंटरचेंजिंग कर देंगे। 4 हमारा फिक्स रहेगा तो इसका मतलब जो डिजिट्स निकल के आएंगे वो इवन रहने वाले हैं। अदर कंडीशन में हम यहाँ पे 0 फिक्स कर देंगे। 0 अगर यहाँ फिक्स कर देंगे, सो में यहाँ कोई चेंजिंग होने वाली नहीं, यहाँ पे वो 0 आएगा नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। दूसरा केस हमारा 0 का हो गया, और लास्ट में हम एट लास्ट यहाँ पे 4 फिक्स कर देंगे या फिर 2 फिक्स कर देंगे, जो भी हमारी कंडीशन 2 4 और 0 अलग अलग तीनों कंडीशन में इस वैल्यू पे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने से ये होगा कि वो वैल्यू अदर आगे आने नहीं वाली। अगर वो वैल्यूज आगे आएंगी नहीं, इसका मतलब कि वहाँ पे वो नंबर इवन भी रहेगा और 3 डिजिट्स का भी रहेगा। कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। केस फर्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखें, केस फर्स्ट में हम करते हैं कि 0 इज फिक्स्ड एट
वंस प्लेस, यानी वंस प्लेस पे हमने 0 को फिक्स कर लिया। अब हमारी कंडीशन क्या बैठने वाली है, एक छोटे से 3 बॉक्सेस बनाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमने यहाँ पे 0 फिक्स कर लिया। अब 0 हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया अगर, तो हमारे पास टोटल बॉक्सेस बचे कितने, 2। हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने बचे, क्योंकि 0 तो हमने यूज़ कर लिया, 4 बचे यहाँ पे, और हमारे पास बॉक्सेस 2। सो अब हम सिंपली भर सकते हैं, इसमें हमें कोई यहाँ पे दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आगे 0 लगता तभी कोई डिफरेंट होता, और लास्ट में 0 है हमने फिक्स कर लिया, तो कोई भी नंबर बनेगा तो वो इवन ही बनने वाला है। सो हम इनमें से कोई भी तरीका यहाँ पे हम यहाँ पे 2 कंडीशन हम कितने वेज में भर सकते हैं, अब 4 में से, अगर हमारे पास 4 है तो पहले को 4 वेज से भर सकते हैं, दूसरे को 3 वेज से भर सकते हैं, और यहाँ पे 0 फिक्स है। सो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 4 × 3 = 12 वेज, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ 1 ही वे है हमारे पास, तो इंटू 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं। यानी जो हमारा पहला केस निकल के आया, अगर हमने 0 को वंस प्लेस से फिक्स किया, सो हमारे 12 तरीके निकल के आएगा। केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, 2 इज फिक्स्ड एट वंस प्लेस। ये फिक्सिंग का खेल सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि हमें इवन नंबर फॉर्म करने हैं। अगर हम लास्ट में 2 और 4 को नहीं फिक्स करने वाले तो वो नंबर हमारे इवन बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट 4p3 अगर हम लगाएंगे तो वो फॉर्मूला वहाँ अप्लाई नहीं होगा। जो लास्ट में हमारे नंबर आएंगे वो कुछ भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें फिक्स करके सारे वेज निकालने पड़ रहे हैं। उसके बाद सारे को एक साथ ऐड कर देंगे तो उतने वेज में ही हम कर पाएंगे। 0 अगर नहीं होता तो डायरेक्ट हम 2 और 4 ही लिखते, लेकिन 0 है तो हमें लास्ट में 0 भी एक बार फिक्स करना पड़ रहा है। अब हम 2 को फिक्स करते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 को फिक्स कर लिया, मैंने 2 लिख लिया यहाँ पे। अब हमारे पास कितने तरीके बचे, 2 बॉक्सेस बचे, और फिर से कंडीशन हमारी बची कि 4 हमारे पास डिजिट्स बचे। लेकिन अब यहाँ पे खेल ये आया कि अगर हम चलिए यहाँ पे अब डायरेक्ट लगा देते हैं कि 4 तरीके इनमें भर दें, 3 तरीके इनमें भर दें, तो फिर ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उन 4 तरीकों में से 0 पहले भी तो आ सकता है। इसका मतलब 0 पहले भी आ सकता है अगर हम सेम इस फॉर्मूले से लगा दें। इसमें तो हमारा 0 यहाँ था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने 12 तरीके से निकाल के रख दिया। लेकिन यहाँ पे तो 0 हमारा फिक्स नहीं है, 0 तो कहीं भी आ सकता है, वो 100 प्लेस पे भी आ सकता है, 10 प्लेस पे भी आ सकता है। अगर वो 100 प्लेस पे आ गया तो वो नंबर 2 डिजिट्स का हो जाएगा, 3 डिजिट्स का रहा नहीं। इसलिए अब हमारी जो अगली कंडीशन आई, यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारा जो नंबर फिलअप होगा वो 0 भी नहीं हो सकता। तो यानी हम 0 को 1 मिनट के लिए नेग्लेक्ट कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 1, 2 एंड 3, 2 नहीं सॉरी, क्योंकि 2 तो हमने फिक्स कर लिया है, 2 भी नहीं ले सकते, यानी 1, 2 एंड 4 हमारे पास 3 डिजिट्स बचे। अब उन 3 में से ही हम भर सकते हैं। सो अगर हम 3 में से भरेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 वेज हो जाएंगे, क्योंकि हम 0 यहाँ नहीं भर सकते। ओके, समझ में आ रही बात, क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे 0 नहीं भर सकते, तो हमारे पास टोटल, फिर उसके बाद जब 0 को भी निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1, 2 एंड 4 बचेंगे। तो 4 के 4 हम 4 जब हमारे 1, 2, 4 बचेंगे, सो हमारे पास 3 टोटल n की वैल्यू बचेगी। सो अगर 3 n की वैल्यू बचेगी यहाँ पे, तो हम तीनों वेज यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन में आएगा, अब हमारे पास यहाँ कितने बचे। अब हमने इस 0 को जो यहाँ निगलेक्ट किया था, हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होने वाली। यहाँ पे 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ डिजिट्स 3 डिजिट्स बनेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने 3 वेज ले लिए, 1, 2 एंड 4। अब हमारे पास ये 0 बच गया, यहाँ पे हमने 0 तो लिया नहीं था। अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कोई भी एक वैल्यू अगर यहाँ भर गई होगी तो भी हमारे पास 3 डिजिट बचेंगे। 0 जो हमने यहाँ नेगलेक्ट किया था, उसके बाद हमारे पास फिर से 3 डिजिट्स बच जाएंगे, क्योंकि एक वे हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया होगा। एक नंबर हमने यहाँ फिलअप किया, एक नंबर हमने यहाँ फिलअप किया फिक्स करके। हमारे पास फिर बचे कितने, 3 डिजिट्स बचे कि नहीं बचे, 0, 1, उसके बाद जो भी डिजिट बची हो, 2 तो हमने फिक्स कर लिया था, उसके बाद कोई भी 3 डिजिट्स फिर बची होंगी। सो यहाँ पे भी हम 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो हमने 1 ही फिक्स किया था, तो 1 वे से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 3 × 1 = 9 वेज। चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 वेज क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स बचेंगे अगर हमने यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया। अगली बार क्यों 3 वेज हुआ यहाँ पे, ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा एक डिजिट लग गया, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कम हुई, 3 बचा हुआ था हमारे पास। फिर जब हमने यहाँ पे इस वैल्यू को लाया तो हमने देखा कि 0 को नेगलेक्ट कर दिया था, 0 को नहीं लिया था। तो 0 को जब हमने छोड़ दिया था तो हमारे पास 3 डिजिट्स बचे थे, 1, 2 एंड 4। उसके बाद 1, 2 और 4 में से तो कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ पे आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, फिर 3 बचे ना, क्योंकि उस 0 को तो अब हम ले ही लेंगे, तो हमारे पास उसके बाद फिर 3 डिजिट्स बचेंगे। सो हमारी जो वेज निकल के आई वो 9 वेज आई। अब केस थर्ड बिल्कुल सेम प्रोसेस डिक्टो प्रोसेस लगने वाला है यहाँ पे। केस थर्ड में भी वही होने वाला है।
अब यहाँ पे 4 इज फिक्स्ड, बिल्कुल सेम अब यहाँ पे हो जाएगा, सेम प्रोसेस हमें पता है। एक बार फिर से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 4 को फिक्स कर लेंगे, 1 2 3, 4 को फिक्स, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। फिर से हमारी वही कंडीशन, यहाँ पे हम 0 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 हमने फिक्स कर लिया, 0 लेंगे तो तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के नंबर फॉर्म होंगे। तो उसके बाद हम 0 और 4 को अगर खत्म कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3 बचने वाले हैं, यानी 3 वेज बचेंगे। तो उन 3 के 3 वेज हम यहाँ लिख सकते हैं, 3 वेज। अब हमने उस 0 को अगले प्लेस में यहाँ लिख सकते हैं और हमारा यहाँ पे एक वे चला गया, एक नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारा, एक नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कितने वेज बचे, 3 वेज बचे। सो यहाँ पे भी 3 वेज से हम फिलअप कर सकते हैं। तो सेम 3 × 3 = 9 वेज निकल के आ गई, सारे तरीके हमारे। अब इन सारे केसेस को अगर हम ऐड कर दें, 12 + 9 + 9 = 12 + 18 = 30 वेज। सो यानी जो हमारे 30 तरीके आए, 30 वेज आए, इनमें हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। 0 भी रहा लास्ट में, 2 भी रहा, 4 भी रहा और शुरुआत में 0 भी नहीं रहा। तो इतने कंडीशन को मिलाने के बाद हमारी जो कंडीशन फुलफिल हो गई, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको कई बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो मैंने जो पिछला क्वेश्चन आपको करवाया सिर्फ इसलिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस परमुटेशन में कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जनरल फार्मूले से आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। सो आइए बढ़ते हैं केस थर्ड की ओर। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब ये जो केस थर्ड है ये केस फर्स्ट और केस सेकंड से बिल्कुल अलग है। तीन बातें हैं जो इसको बिल्कुल अलग बता रही हैं। पहली बात कि वहाँ पे क्या था कि जो हमारे जो n ऑब्जेक्ट्स होते थे उनमें से जो हम r ऑब्जेक्ट्स लेते थे वो सभी के सभी डिफरेंट होते थे। हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता था, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम कितने भी टाइम रिपीट नहीं होता था। ठीक है, पहली कंडीशन। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या लगती है, ऐसे केसेस जहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वहाँ पे आप उनकी जो नंबर ऑफ परमुटेशन होता है वो NPR के इक्वल नहीं होता है, जो हमारी केस फर्स्ट और केस सेकंड में लगता है। बिल्कुल अलग, ये बातें आप भूल जाइए। NPR इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। यहाँ पे NPR का कोई फंक्शन काम नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे नई चीज़ निकल के आती है। आपको पता चला 2 केसेस मैंने आपको बताया क्यों अलग हैं वो दोनों केसेस। पहला कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे थे, अलग अलग थे। सो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं उन n ऑब्जेक्ट्स का। तो लेते हैं, हम लेते क्या है कि 1 2 2 and 4। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिया, हमारे पास n की जो वैल्यू है 4 है। हमारा जो पहला केस है, केस थर्ड में पहला केस, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, कुछ सेम होंगे। लेकिन उनमें एक केस आया पहला उसमें से कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट गेट रिपीटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, वो कितने बार, p टाइम्स। वो p टाइम्स कितने भी टाइम्स हो सकता है, कितने बार भी वो रिपीट करे। सो हमारा एक पहला एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें हमने ये पता लगा है, हमें ये दिखा कि यहाँ पे जो नंबर 2 है, जो ऑब्जेक्ट 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट है। कितने टाइम्स, 2 बार। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो p की वैल्यू इस कंडीशन में 2 हो जाएगी। चीज़ें कंप्लीट हुई, पता चली। अब जो तीसरी बात मैंने आपको नहीं बताई, क्यों केस फर्स्ट और केस सेकंड से चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारे गिवन ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन निकालना है, टेकिंग ऑल एट द टाइम। आपके पास ये कंडीशन यहाँ नहीं होती कि आप इनमें से कुछ लेके आप ऑर्डर बना सकते हैं। चीज़ें क्लियर। यहाँ पे आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है। अगर आपके पास 4 n की वैल्यू 4 है तो आपको सभी के सभी 4 ऑब्जेक्ट्स को लेके आपको परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है। सिर्फ इसी वजह से NPR यहाँ वैलिड नहीं होता है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ परमुटेशन हमारा निकल के आता है, अगर हमारे पास 4 गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट उसमें से p टाइम रिपीट हो रहा है, वो p की वैल्यू इस कंडीशन में 2 है, क्योंकि 2 मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना, अगर यहाँ पे मान लेते हैं इस 2 की जगह 3 होता, मान लेते हैं, यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो आदमी, यहाँ पे 1 3 3 4 होता, सो भी p की वैल्यू 2 होती, क्योंकि 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है यहाँ। इससे नहीं मतलब कि कौन सा वर्ड रिपीट कर रहा है, नो, कौन सा ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, वो ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट कर रहा है, ये कंडीशन ध्यान में रहनी चाहिए। सो नंबर ऑफ परमुटेशन ऐसे कंडीशन में क्या निकल के आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। वो p किसके इक्वल होती है कि वो जो गिवन ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा हो। सो ऐसे कंडीशन में हमारी p की वैल्यू क्या आने वाली है, सो हमें पता है n की वैल्यू क्या होने वाली है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
जो वैल्यू निकल के आएगी ये पता है 12 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कट आउट हो जाएंगे। सो 4 इंटू 3 बचेगा विच इज इक्वल टू 12 वेज। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, सिर्फ इतने का ध्यान, वो वन ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये नहीं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। चीज़ें क्लियर। अब हमारी सेकंड कंडीशन आती है। अब हमारा जो केस बी आ रहा है, मतलब केस थर्ड में जो बी हमारी कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हो मोर देन वन टाइम, मतलब यहाँ पे हो रहा है कि सिर्फ वन ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत हुई है, टाइम यहाँ पे नहीं होगा, मोर देन वन, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हो वो एक ही ऑब्जेक्ट ना रिपीट हो, कई सारे ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं बात को। समझते कुछ इस तरह से है कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये गिवन नंबर है, ये कुछ गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू 10 निकल के आ रही है, यानी बस टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नहीं रिपीट कर रहा है। यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए थ्री जो 3 लेटर डिजिट 3 है, डिजिट 4 है और डिजिट 5 है, ये भी रिपीट कर रहे हैं आपस में। अच्छा, एक कंडीशन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अगर ये कंडीशन इसलिए भी नहीं फॉलो, यहाँ पे मान लेते हैं अगर 5 3 बार रिपीट कर रहा हो, 4 सिर्फ 2 बार कर रहा हो और 3 2 बार कर रहा हो। यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है, यहाँ फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, वहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अगर p टाइम रिपीट कर रहा है तो जो फॉर्मूला निकल के आया था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन ऑब्जेक्ट तो रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ तो कई सारे ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हैं, जैसे 3 4 एंड 5। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लेते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट p टाइम्स रिपीट कर रहा हो, ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट कितने बार रिपीट कर रहा हो, मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट q टाइम्स रिपीट कर रहा हो। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट, और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, ऐसा नहीं है मोर देन वन मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो 3 तक ही रह जाए, 4 5 6, वो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट कर रहा हो, ये नहीं मतलब है कि कितने ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हो, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, इससे हमें मतलब है। सो मान लेते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट q टाइम रिपीट कर रहा हो और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो r टाइम रिपीट कर रहा हो। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ परमुटेशन का, वो क्या निकल के आता है, निकल के आता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो। तो कंडीशन क्लियर है। अब एग्जांपल्स कई सारे लेते हैं, उससे बातें क्लियर समझ में आएंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड आर्मर कैन बी अरेंज्ड। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं ARMOUR, वो कितने टाइप्स में उनके लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई नंबर, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो R है ये रिपीट हो रहा है, और वो कितने बार रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये भी आपको पता चल रहा है, क्लियर। अब आपको क्या पता करना है, अब हमें देखिए 2 टाइम्स यानी हमें p की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, और हमें ये भी पता चल गया है कि ये केस थर्ड का a वाला पार्ट यहाँ लगने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है। वो कितनी बार p टाइम्स करेगा, यानी वो उस p की वैल्यू में 2 मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ पता क्या लगाना है कि n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू आपको तुरंत पता लग जाएगी क्वेश्चन से, 6 आने वाली है, क्योंकि ARMOUR 6। सो यहाँ पर सिंपली आप ये देखिए, क्वेश्चन जितने ही बड़े हो आंसर आप फट से निकालेंगे। और n की वैल्यू में पता है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो 360 आएगी। यानी 360 वेज में हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं ऑफ द वर्ड आर्मर से। और इसी क्वेश्चन में समझ लें, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा लेटर होता कि मोर देन वन टाइम, मतलब इससे यहाँ पे सिर्फ R रिपीट हुआ है, अगर यहाँ पे कोई और ऐसा लेटर होता जो मोर देन 1 टाइम्स रिपीट हो रहा होता, सो वहाँ पे आप फैक्टोरियल 2 के आगे वो और अदर लेटर जितनी बार रिपीट करता हो, फिर उसके बाद उसी के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते करते आप चले जाते, तो वो केस बी भी हमारा कंप्लीट हो जाता। सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे अपने परमुटेशन को ख़त्म करें उससे पहले छोटे छोटे जो रिवाइंड प्रोसेस होता है मैं हर चैप्टर में करता हूँ। सो अभी तक हमने परमुटेशन को पढ़ा और हमने केसेस जाने कहाँ कहाँ परमुटेशन लगते हैं। उन सभी केसेस को अगर हम रिवाइंड करें एक बार, सो हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया है परमुटेशन को। तो पहला केस जहाँ हमने यूज़ कर सकते हैं परमुटेशन को, विद द फॉर्मेशन ऑफ numbers
विथ गिवन डिजिट्स। ये हमारा पहला कंडीशन था कि हम कितने नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं विद गिवन डिजिट्स से। जैसा कि हमें पता था कि हमारे पास अगर 3 डिजिट्स है, हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स है और हमें इनसे कह दिया जाए कि इनमें से 3 डिजिट्स के नंबर हमें फॉर्म करने हो। सो ऐसा काम, ऐसा अरेंजमेंट का काम हम परमुटेशन में किया है हमने। और जो दूसरी केस थी हमने जो भी पढ़ी वो पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स विथ द गिवन। हमने जो दूसरी कंडीशन आज पढ़ी द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद डिफरेंट लेटर्स। जैसे हमें पता था कि हमारे पास कुछ लेटर्स दिए हुए थे जैसे आर, डबल ओ, टी, या फिर कुछ इस तरीके से लिखा हो, उसी को हम पलट दें अगर ओ टी ओ आर, तो ऐसे लेटर्स हमारे पास दिए हुए थे। हमने उनका फॉर्मेशन किया वर्ड से। किस तरीके से किया? यहाँ पे जो केस लगा था वो NPR का नहीं लगा था। यहाँ पे जो केसेस लगे थे वो हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के नहीं लगे थे। यहाँ पे जो हमारे जो फॉर्मूला लगा था वो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सो हमारे पास जो फॉर्मूला लगा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p का लगा था। वो जितने टाइम्स कोई भी वर्ड रिपीट करे सो उसके बाद आगे फैक्टोरियल बदलता जाता है। सो ये हमारा केस सेकंड था। अब केस थर्ड पे है। हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन आया था वो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन ऑन ए रो और टेबल विच इज़ राउंड, यानी राउंड टेबल पे अगर हमें किसी पर्सन के नंबर्स ऑफ पर्सन को अगर अरेंज करना हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस लगाए हैं। आप किस तरह से लगाए हैं मैं बताऊँ आपको। जब मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, हम ऐसा करते थे। ये सिचुएशन दरअसल यहाँ लगती है जहाँ पे n = R होता है बेसिक। क्योंकि अगर हमारे पास पर्सन है, मान लेते हैं हमारे पास 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन है, हमें उन्हें रो में या फिर टेबल में किसी तरीके से अरेंज करना हो। रो और टेबल में अरेंज करना है इसका मतलब कि हमें सभी को अरेंज करना है। मतलब उनमें से ऐसा नहीं कि उनमें से सिर्फ 2 को करना, उनमें से सिर्फ 3 को करना, हमें सभी को करना है। सो ऐसी कंडीशन में पता है कि n = R जब हो जाता है, सो हमारी जो कंडीशन यहाँ बनेगी, मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 और हमें फैक्टोरियल 5 - 5 का फैक्टोरियल, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल। यानी बेसिकली क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, अगर हमें कह दें अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन, अरेंजमेंट ऑफ 6 पर्सन इन ए रो और ए राउंड टेबल, सो हम क्या करते हैं उसको हम लिख देते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 5 पर्सन है, उनको अरेंज करना हो तो हम फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। उसकी जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। उतने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, उतने परमुटेशन हो सकते हैं। अगर हम कह दें पर्सन 6 हैं तो हम उतने उसका अगर फैक्टोरियल निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उन 6 पर्सन को किसी राउंड टेबल या किसी भी रो पे। सो बेसिक फंक्शन है यहाँ पे जो केसेस ऑफ परमुटेशन हम फॉलो करते हैं। केसेस से परमुटेशन के कहाँ हम परमुटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा आएगा अगला वो कॉम्बिनेशन वहाँ से स्टार्ट मैं करूँगा। और वहाँ पे आपको सबसे पहले पता चलेगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ भी मैंने डिफरेंस एक बार फिर से मैं लास्ट आपको परमुटेशन में बता दूँ, थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न अगर आपको। यहाँ पे क्या होता है कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं और उस अरेंजमेंट में हम कभी भी ये नहीं माइंड करते कि कोई चीज़ें रिपीट हो रही हो या ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, एक बार फिर से छोटी सी चीज़ें समझ लेते हैं ताकि आपको कॉम्बिनेशन में मैं ये चीज़ फिर ना आपको समझाऊँ कि आखिर परमुटेशन में डिफरेंस क्या है। सो परमुटेशन समझे अगर थोड़ा सा एट द रिवाइंड, तो परमुटेशन में क्या होता था कि हम कोई भी अगर मान लेते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स लेते थे, सो हम ये करते थे कि उनको अरेंज करते थे। और उस अरेंजमेंट में ये नहीं होता था कि अगर हमने एक बार इसको 1 2 3 अगर मान लेते हैं कि हम 1 2 3 अगर एक अरेंजमेंट प्रोसेस में हमने लिखा, सो उसको हम ऑर्डर चेंज करके 3 2 1 भी लिख सकते थे। यानी हमारा ऑर्डर मैटर करता था। 2 डिफरेंट ऑर्डर में हम चीज़ों को अगर लिख ले तो दोनों की फॉर्मेशन जो दोनों हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन आते थे वो डिफरेंट आते थे। मतलब इन दोनों को हम सेम नहीं मानते थे क्योंकि ऑर्डर मैटर करता था। दोनों की अगर ऑर्डर चेंज है सो इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन अलग अलग है। ये बेसिक चीज़ है। और कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा ये चीज़ हम समझेंगे कॉम्बिनेशन में। और तब तक अगले लेक्चर में मिलते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।